शोभा अपने बहू और बेटे के साथ पालमपुर गांव में रहा करती थी। एक दिन शोभा अपनी बहू नीति से कहती है, अरे नीति बहू, जरा इधर तो आ। जी माँ जी, अभी आई, रोहित जी को टिफ़िन दे रही हूँ। ठीक है बहू, देकर आ। नीति रोहित को टिफ़िन देकर शोभा के पास जाती है। नीति, मैं ये कह रही थी कि मुझे मार्केट जाना है, तू मेरे साथ चलेगी? नहीं माँ जी, घर में बहुत काम है, आप मार्केट होकर आइए। ठीक है बहू, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। ऐसे आप मार्केट में लेने क्या जा रही हो माँ जी? कुछ नहीं बहू, कुछ सामान खरीदना है बस। कल ही तो आप मार्केट गई थी, तो आपने कल क्यों नहीं ले लिया? अरे तो क्या हुआ बहू, मैं आज भी चली जाऊँ तो हैं? ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे। शोभा मार्केट चली जाती है। तभी उसकी पड़ोसन ज्योति मार्केट में टमाटर खरीद रही होती है। अरे ज्योति, तुम यहाँ क्या खरीद रही हो? कुछ नहीं शोभा बहन, घर में टमाटर ख़त्म हो चुके हैं तो टमाटर खरीदने आई हूँ। तो घर में इतने कम टमाटर क्यों खरीदती हो? अरे क्या करूँ शोभा बहन, महंगाई इतनी बढ़ गई है तो कम टमाटर ही खरीदने पड़ते हैं। ज्योति टमाटर वाले को टमाटर देते हुए कहती है, भैया 1 पाव टमाटर दे दो। 1 पाव सुनते ही शोभा हंसने लगती है। 1 पाव टमाटर में क्या होता है ज्योति, हमारे ज़माने में तो मैं 5 किलो टमाटर खरीदती थी। शोभा, तुम सच में पहले के ज़माने में 5 किलो टमाटर खरीदती थी? तब तो आज भी तुम उतना ही खरीदती होगी। हाँ ज्योति बहन, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं तो 5 किलो ही टमाटर खरीदूंगी जैसे मैं पहले खरीदती थी। नहीं, मुझे इतने टमाटर की ज़रूरत नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में बहुत अंतर है शोभा बहन। हाँ भाई ठीक है। ज्योति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। बढ़िया ही, पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में बहुत फ़र्क है बोलने वाली। घर पहुँचते ही शोभा बहू से कहती है, नीति बहू, यह ले 5 किलो टमाटर खरीद कर लाई हूँ, रख दे इसे। क्या कहा माँ जी, 5 किलो टमाटर? अभी तो 2 दिन पहले ही रोहित जी ने टमाटर लाया था और आप 5 किलो ले आई। अरे चुप कर, मेरी मर्जी। तुम क्या जानो, मैं पहले के ज़माने में इससे भी ज़्यादा टमाटर खरीद कर लाया करती थी और चाव से खाती थी। माँ जी, ये टमाटर तो सड़ जाएंगे, इतने टमाटर का क्या करूँगी? आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। तो अब तुम मुझे समझाएगी क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ठीक है माँ जी, अब से मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। ये माँ जी को समझाना बहुत मुश्किल है। सुबह होते ही नीति सारा काम करके सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। आज मैंने आलू के पराठे और टमाटर की चटनी बनाया है। वाह, क्या नाश्ता बनाया है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। जल्दी से नाश्ता दे दो मुझे। हाँ बहू, हमें भी नाश्ता दे दो, मुझे भी भूख लगी है। जी माँ जी, मैं अभी आप सबके लिए नाश्ता लगाती हूँ। नाश्ता करते ही शोभा की फिर से डायलॉगबाजी शुरू हो जाती है। ये क्या है नीति बहू, ये कैसा नाश्ता है, इसमें तो तेल ही नहीं दिख रहा। तुमने पराठे में तेल लगाया है कि नहीं? जी माँ जी, हमने तो अच्छे से तेल लगाया है, आप खा कर तो देखिए। हाँ माँ, नीति ने पराठे तो बहुत अच्छे बनाए। क्या बहू, ये भी कोई पराठा है? हमारे ज़माने में तो ये तेल से बने पराठे नहीं, घी में डुबोए पराठे बनाए जाते थे। अब जब भी बना तो घी से बना, ठीक है? ठीक है माँ जी, जैसी आपकी इच्छा, पर आज के ज़माने में महंगाई कुछ ज़्यादा है। नाश्ता करने के बाद रोहित ऑफिस चला जाता है। नीति और शोभा दोनों अपने काम कर रहे होते हैं। माँ जी, इधर आइए। क्या हुआ बहू, इतने ज़ोर से क्यों चिल्ला रही है? मैंने कहा था ना माँ जी, इतने टमाटर नहीं लाने को। देखिए सारे टमाटर सड़ चुके हैं। तो मैं क्या करूँ, सड़ गए तो सड़ गए। तुम इस सड़े हुए टमाटर के लिए मुझे सुना रही हो? नहीं माँ जी, मैं आपको सुना नहीं रही हूँ। अगर आप उस दिन इतने टमाटर नहीं लाती तो ऐसा नहीं होता। अरे चुप कर, मैं कुछ भी ला सकती हूँ, मेरी मर्जी। अब देखिए सारे टमाटर सड़ गए, अब इस टमाटर का कोई काम नहीं। अरे सड़ गए तो सड़ गए, क्या हो गया, मैं फिर ले आऊँगी दूसरे। नहीं माँ जी, कुछ भी हिसाब से लाया कीजिए, ऐसे बेफिजूल खर्च क्यों करने, हमारे पैसे बचेंगे। तो अब मैं समझ गई, तुम्हें इस टमाटर की नहीं पैसे की पड़ी है। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हो। अब तुम मुझे सिखाएगी क्या करना है क्या नहीं? तुम्हारे पैसे इस टमाटर में लगे हैं क्या? मेरे बेटे के पैसे लगे हैं, मैं कुछ भी करूं। पैसे चाहे जिसके भी लगे हो, पर हिसाब से खर्च करने चाहिए ना। दोनों में बहस हो रही थी कि अचानक उसकी पड़ोसन कमला आ जाती है। अरे शोभा बहन, क्या हो रहा है?
अरे कमला बहन आओ आओ, कैसे आना हुआ? सोचा थोड़ा आप सबसे मिल लो। अरे बताओ कमला बहन, घर पर सब कैसे हैं? इतने में ही नीति कमला के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। ये क्या बहू, समोसे और सिर्फ चाय? ये भी कोई नाश्ता होता है क्या? हाँ शुभा बहन, तो नाश्ते में यही सब तो होता है। क्या कमला बहन, हमारे ज़माने में तो काजू किशमिश से बने खीर से वही होते थे। अभी मैं ऐसा ही नाश्ता बना देती हूँ। अरे शुभा बहन, ऐसी बात है तो खिला ही दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शोभा नीति से काजू किशमिश से बने खीर और सेवई लाने को कहती है। जा बहू, काजू किशमिश वाली खीर और सेवई लेकर आ। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। ये माँ जी ना हमें कंगाल करके ही छोड़ेगी इतनी महंगाई के ज़माने में। नीति गुस्से में बड़बड़ाकर काजू किशमिश की बनी खीर सेवई बनाती है और कमला को खिलाती है। वाह बहू, तुमने तो काजू किशमिश वाली खीर बहुत अच्छी बनाई है। ला थोड़ी सी पैक कर दे, मैं घर भी ले जाऊंगी। शुभा बहन, मज़ा आ गया नाश्ते में। क्या करूँ कमला बहन, मुझे तो आदत है बरसों से इतने अच्छे अच्छे नाश्ते कराने की। शाम होते ही रोहित ऑफिस से आकर नीति से कहता है, अरे जल्दी से मेरे लिए काजू किशमिश वाला हलवा बना कर दो, मुझे आज मीठा खाना है। जी अभी लाती हूँ, आप हाथ मुंह धो लो, तब तक हलवा बन जाएगा। नीति हलवा बनाने किचन में जाती है और देखती है, ये क्या, काजू किशमिश तो है ही नहीं। इतने थोड़े से काजू किशमिश में क्या होगा? माँ जी, काजू किशमिश तो थोड़े से ही बचे हैं, अब उन्हें हलवा कैसे बना कर दूँ? अरे जो बचे हैं उतने में ही बना ले। नीति उतने में ही हलवा बनाकर तैयार कर देती है और जाकर रोहित को देती है। रोहित खाते ही कहता है, अरे नीति, ये क्या है, कैसा हलवा बनाया है? इसमें काजू किशमिश तो दिख ही नहीं रहे। रोहित जी मैं क्या करूँ, बस इतना ही काजू किशमिश बचा था। अरे पर कुछ दिन पहले तो काजू किशमिश लाया था मैं, तुमने इतनी जल्दी खत्म कर दिए? नहीं रोहित जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तुम्हें पता है हर चीज़ों की कीमत बढ़ चुकी है अब, तुम्हें सब कुछ हिसाब से करना चाहिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है रोहित जी, मैं तो हर चीज़ हिसाब से ही करती हूँ। तो जब तुम सब कुछ अच्छे से करती हो तो फिर ये काजू किशमिश इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गए? वो क्या है ना, आज ही सुबह पड़ोसन आई थी, माँ जी ने उनके लिए काजू किशमिश की खीर और सेवई बनाने को कहा था। इतने में ही शोभा वहाँ आती है और गुस्से से नीति को कहती है, अरे ये क्या, तुम मेरे बारे में मेरे बेटे से ही चुगली कर रही हो, मेरे बेटे को भड़का रही हो। नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, वो तो इन्होंने ही पूछा तो मैं सिर्फ बता रही हूँ। माँ, इसमें नीति की कोई गलती नहीं है, तुम्हें भी समझना चाहिए, आजकल महंगाई का ज़माना चल रहा है। अरे हमें सोच समझ कर चलना चाहिए। वाह बेटा वाह, तुम बहू की बातों में आकर मुझसे बहस कर रहे हो। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बस समझा रहा हूँ। अरे बेटा तुम क्या जानो, पहले के ज़माने में इससे भी अच्छे अच्छे पकवान मैं खाती पीती थी, काजू किशमिश शेक वगैरह वगैरह। माँ जी ठीक है, आप पहले के ज़माने में खाया करती थी, लेकिन ये पहले का ज़माना नहीं रहा। अरे बस कर बहू, तुम्हारी बातों में आकर आज मेरे बेटे ने मुझे जवाब दे दिया। अरे माँ बस भी करो, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। शोभा की ये आदतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वो किसी न किसी के सामने सुनाया करती थी। एक दिन, रोहित जी अब मैं माँ जी की ये डायलॉग सुन सुनकर थक चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। हाँ नीति, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, माँ की ये बुरी आदत छुड़वानी ही पड़ेगी। रोहित जी, माँ जी हर रोज़ कुछ न कुछ खरीद कर ले आती हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें जो काम की भी नहीं होती। हाँ तुम सही कह रही हो, अगर इस तरह चलता रहा तो हम घर कैसे चलाएंगे? माँ जी की वजह से हम सब घाटे में जा रहे हैं। हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा अब। हाँ, उन्हें भी तो समझ में आए कि पहले जैसा अब कुछ भी नहीं है। इस महंगाई के ज़माने में हमें सोच समझ कर चलना चाहिए। क्यों ना अब माँ को इस घर की जिम्मेदारी दे दी जाए? हाँ ये बात सही है। अब कुछ ऐसा करना होगा, वरना माँ के चलते हमें ही नुकसान होता रहेगा। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और फिर शोभा के सामने लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। रोहित जी ये क्या लगा रखा है आपने, महंगाई के ज़माने, अब बस भी कीजिए। अगर तुमसे नहीं हो रहा ना तो तुम घर की जिम्मेदारियां छोड़ दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। ऐसी बात है तो अब मैं इस घर की देखभाल नहीं करूँगी। हाँ ठीक है, अगर तुम नहीं करोगी तो क्या हुआ, माँ तो है। लड़ाई सुनते ही शोभा दोनों के पास आती है। अरे इस तरह से तुम दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हो? माँ ये नीति कहती है कि अब मुझे घर नहीं संभलता, मैं थक चुकी हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया?
माँ जी अब मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझसे ये घर नहीं संभलने वाला, अब आप ही संभालो। हमें घर संभालने को कह रही हो? अरे 45 साल चुके हैं मुझे इस घर में आए हुए, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं कर सकती? हाँ माँ जी, ये लो पैसे और अब आप ही संभालो। ठीक है, मैं तुझे बताती हूँ घर कैसे चलाते हैं। अब तो सब कुछ शोभा के हाथ में था। शोभा हर रोज़ आलतू फालतू चीज़ खरीद कर पैसे खर्च करने लगी, जिससे और भी पैसे घटने लगे। ए बहू इधर आ, आलू कहाँ रखा है, मुझे मिल ही नहीं रहा है। माँ जी आलू तो ख़त्म हो चुके हैं, आप बाज़ार से ले आओ ना। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। शोभा बाज़ार जाती ही आलू लेती है। वो हमेशा हर सामान बढ़ा बढ़ा कर लिया करती, जिससे उसका ही नुकसान होता। भैया 10 किलो आलू दे दो। 10 किलो? ऐसे घर में रखोगे तो सड़ जाएंगे, हिसाब से ले जाया करो बहन, महंगाई का ज़माना है। अब तुम मुझे सिखाओगे? हैं, जितना कहा है उतना करो। ठीक है। तुम्हें क्या पता, पहले के ज़माने में मैं हमेशा इतने ही आलू खरीदती थी। शोभा 10 किलो आलू लेकर घर आती है। माँ जी ये आपने कितने आलू ले लिए, गर्मी का समय है, ये तो इतने दिन में सड़ जाएंगे। तुम्हें इससे क्या है? तुमने मुझे सौंप दिया है ना घर चलाने के लिए, फिर तुम इतना क्यों सोच रही हो? मुझे जो मन करे मैं वो खरीदूं। नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है, आजकल महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, अगर आप इस तरह से सामान बर्बाद करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। अरे चुप कर, जा अपना काम कर। ये बोलकर शोभा रसोई में चली जाती है। नीति खुद से कहती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, माँ जी तो दिन पर दिन अपना ही नुकसान करते जा रही है। शोभा दिखाने के चक्कर में खुद का ही नुकसान किए जा रही थी। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। कुछ दिन बाद शोभा बाजार जाती है। अरे किरण तू कहाँ जा रही है? अरे शोभा तू यहाँ? मैं तो सोना खरीदने जा रही हूँ। क्या कहा, सोना? मैं तो हमेशा से ही सोना पसंद करती हूँ। तू चल ना मेरे साथ। अच्छा चल, मैं भी चलती हूँ, तुम्हारे साथ मैं भी सोना खरीद लूँगी। अच्छा चल चल, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। तुम्हें पता है किरण, पहले के ज़माने में मैं तो 40-50 तोले के सोने खरीदती थी, आज भी ना मैं इतना ही सोना खरीदती हूँ। अच्छी बात है बहन। शोभा के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसकी आदत ने उसे मजबूर कर दिया और दिखावे के आड़ में आकर उसने 50 तोले का सोना खरीद लिया। 50 तोले का सोना तो खरीद ली, पर मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है और मेरी सहेली भी मेरे साथ है। क्या करूं क्या करूं? शोभा तुमने कुछ ज्यादा ही सोना नहीं खरीद लिया। अरे क्या किरण बहन, ये तो बहुत कम है, पहले के जमाने में तो मैं इससे भी ज्यादा सोना लेती थी। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे कुछ और भी काम है। ठीक है बहन, फिर मिलती हूँ। चलो इससे पीछा छूटा, नहीं तो मेरी तो बेइज्जती हो जाती। शोभा सोना तो खरीद लेती है, पर उसके पास इतने पैसे थे कहाँ। अभी ना मेरे पास 20,000 ही है, ये लो कुछ एडवांस, फिर ना मैं आधे पैसे बाद में दे दूंगी। ठीक है बहन जी, पर आधे पैसे मुझे जल्दी चाहिए। उसने आधे पैसे देकर सोना ले लिया और नीति को दिखाने लगी। ये देखो नीति, मैं 50 तोले का सोना खरीद कर ले आई हूँ। 50 तोले का सोना? इतने पैसे कहाँ से आए माँ जी? अरे तुम्हें उससे क्या, मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ सौंपा तो मैं कुछ भी करूँ, उससे तुम्हें क्या। माँ जी घर में एक पैसा नहीं है और आपने इतना महंगा सोना खरीद लिया। ये बात जब रोहित को पता चलती है तो वो बहुत उदास हो जाता है। हे भगवान, हमने तो माँ को सबक सिखाने के लिए उन्हें घर की जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्होंने तो धीरे धीरे करके सारे पैसे ही खत्म कर दिए। मुझे नहीं लगता कि माँ कभी सुधरेंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी शोभा के घर पर सुनार दरवाजे पर दस्तक देते हैं। क्या आप शोभा जी को बुला देंगे? जी आप कौन? शोभा जी ने मेरे यहाँ से 50 तोले का सोना खरीदा था, आधे ही पैसे दिए थे, आधे बाकी है। हाँ, ये आप क्या कह रहे हो? जी हाँ, 1 लाख लेने हैं मुझे उनसे। 1 लाख? हे भगवान, मैं तो मर गई, मिट गई, बर्बाद हो गई, घर में 50,000 भी नहीं है, आपको 1 लाख कहाँ से दूंगी। नीति की आवाज सुनते ही रोहित शोभा वहां आते हैं। रोहित जी ये देखिए, ये सुनार क्या कह रहे हैं, माँ जी ने इनसे सोना उधार में लिया था, जो कि अब उनको 1 लाख और लौटाने हैं। क्या? 1 लाख? हे भगवान, 1 लाख कहाँ से आएगा, अभी तो मेरी पेमेंट भी नहीं हुई है।
माँ जी, ये सुनार सही कह रहा है क्या? हाँ बहू, ये सही कह रहा है। मैं अभी 1 लाख देती हूँ इसे। शोभा अपने रूम में जाती है तिजोरी से पैसे निकालने, पर देखती है कि तिजोरी में तो 1 भी रुपया नहीं है। बहू, इस तिजोरी में तो 1 भी पैसा नहीं है। कहाँ से होंगे माँ जी? आपने सारे खर्च जो कर दिए। हे भगवान, सारे पैसे खर्च हो गए। अब मैं कहाँ से लाऊंगी 1 लाख? इसीलिए मैं कह रहा था कि सोच समझ कर चलना चाहिए। महंगाई का जमाना हो चुका है माँ, पर तुम ये बात नहीं समझती। धीरे धीरे अपना ही नुकसान होते जा रहा था, और आज देखो हमारे पास 1 भी पैसा नहीं है माँ जी। आपने फालतू फालतू चीजों में पैसे खर्च कर दिए। मैं हमेशा से कहता आ रहा था कि पहले के जमाने में और आज के जमाने में बहुत फर्क है। अब सोनार को देने के लिए मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया कि पहले का जमाना और आज का जमाना एक नहीं है। अब तो समझ जाइए माँ जी, प्लीज, घर ऐसे नहीं चलता, सोच समझ कर चलाना चाहिए। मुझे माफ कर दो, अब मैं समझ गई हूँ। दूसरों के सामने अभी कभी मैं शो ऑफ नहीं करूंगी। मुझे सबक मिल गया है। बेचारी शोभा करती भी क्या। रोहित ने अपनी माँ की तरफ से सुनार से माफी मांगी और कहा, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। अब मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दे, मैं आपको धीरे धीरे करके 1 लाख लौटा दूंगा। मैं आपको 1 महीने की मोहलत देता हूँ। 1 महीने में मुझे सारे पैसे चाहिए। धन्यवाद। और क्या, धीरे धीरे करके रोहित ने सुनार को 1 महीने में पैसे लौटा दिए। ये नुकसान ही शोभा को सबक सिखा गया। इसलिए तो कहते हैं, अंत भला तो सब भला। शर्मा निवास के बाहर खड़ा वर्मा जी का परिवार आपस में फुसफुसा रहा था। जाते ही लड़की की खूबसूरती देखकर उसके पैरों में मत पड़ जाना। तो याद रखना कि हमें तेरे लिए बीवी नहीं, अपने घर के लिए एक बहू चाहिए। घर से निकलकर यहाँ आने तक तुम ये बात 21वीं बार कह रही हो मम्मी। अरे बोल दिया ना भाई, नहीं गिरूंगा उसके पैरों पर। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरी लार टपक रही है लड़की से शादी करने के लिए। मम्मी, ये मत भूलो कि शादी करवाई जा रही है मेरी, मुझे करनी नहीं है। हाँ तो बस अंदर भी दिमाग में यही बात रखना कि तेरी शादी करवाई जा रही है। दरवाजे से अपने पति और बेटे के साथ सुषमा अंदर जाती है, जहां लड़की और परिवार वाले उनके स्वागत के लिए पहले से ही खड़े थे। आइए आइए बहन जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? विराजी विराजी। अरे नहीं जी, बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। हमारा बेटा इतना होशियार है, 2 मिनट में एड्रेस ढूंढ लिया इसने फोन से निकाल के। तो बताइए सुरेश जी, क्या खातिर करूं मैं आपकी? अब तो हमें बस पानी पिला दीजिए। पानी क्यों? चाय नाश्ता 56 भोग सब खाइए आप तो। आज तो सब कुछ आप लोगों के पसंद नापसंद को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। शिल्पा, जरा बाहर आना बेटा, चाय नाश्ता लेकर। कांपती हुई हाथों में चाय का ट्रे पकड़े शिल्पा रसोई से बाहर आती है। खाना आती ही सुषमा और सुरेश खाने पर टूट पड़ते हैं। गुलाब जामुन नहीं है क्या नैना जी? अभी मंगवा देती हूँ भाभी, 2 मिनट दीजिए। लगता है मन से तैयारी नहीं की आप लोगों ने। खैर, जब तक गुलाब जामुन आ रहे हैं, निखिल तुम जाकर शिल्पा से बातें तो कर लो। वो क्या है ना बहन जी, दोनों खुद बातें कर ले तो अच्छा है, वरना बाद में कहा जाता है मम्मी तुमने जबरदस्ती शादी कर दी और हमारे पर बात आ जाती है। शिल्पा और निखिल बालकनी में जाकर बातें करने लगते हैं, जहां निखिल शिल्पा से कहता है, मुझे तो एक ऐसी लड़की की तलाश है जो मेरा घर संभाल ले शिल्पा जी। वो तो लड़की संभालेगी ही, पर आपकी उस लड़की से कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो आपके साथ कैसी रहे कैसे नहीं? इन चीजों को सोचने के लिए मेरी माँ तो है ही शिल्पा जी। मुझे तो बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों को खुश रख सके, बस और कुछ नहीं। खास करके सभी के पेट का ख्याल रख सके। वो कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। इससे तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। इसे बीवी नहीं, काम वाली चाहिए। मैं मम्मी को मना कर दूंगी इस रिश्ते के लिए। और शिल्पा यही करती है। वो अपनी माँ को जाकर सारी बातें बता देती है, पर अपनी बेटी की साइड ना लेकर नैना लड़के वालों की ही साइड लेती है। तू ना ये पढ़ाई का बुखार छोड़ दे। शादी के बाद कोई लड़का बीवी को नहीं पढ़ाता। तू क्या सोच रही है, कोई राजकुमार आएगा क्या तेरे लिए जो ये गाना गाएगा? तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ये ना पिक्चरों में ही अच्छा लगता है। असल जिंदगी में रोटी ही सबसे जरूरी होती है। शादी करके जाओ और अपना घर बसाओ।
और शिल्पा की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी निखिल से कर दी जाती है। बहू बनकर अपने सपनों का गला घोटकर शिल्पा अपने ससुराल में अपना मन लगाने की कोशिश करती है। ऐसे भी जीवन में तो कोई काम बचा नहीं है, तो खाना बनाकर इनका दिल ही खुश कर देती हूँ। शिल्पा छोले भटूरे बनाकर सभी को नाश्ते में परोसती है। खाना कैसा है निखिल जी? पहले मम्मी से पूछ लो। अरे मैं तो क्या बोलूं बेटा, मुझसे तो पूछा ही नहीं गया कि नाश्ते में क्या बनेगा। इतना ज्यादा तेल है इन पूरियों में कि मुझसे तो खाया ही नहीं जाएगा। पर मैंने पापा जी से पूछा था और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी सास तो छोले भटूरे खाती है, इसलिए मैंने छोले भटूरे बनाए। उम्र देख रही है अपने ससुर की, है 60 के ऊपर के है, कहाँ याद रहता है इन्हें कुछ। सॉरी मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और इस बार गलती ना हो इसलिए शिल्पा सीधा अपनी सास के पास चली जाती है और उनसे खाने के बारे में पूछती है। तो मुझे ऐसे पूछ रही है जैसे सारा राशन मैं ही हजम कर लेती हूँ। अरे तेरी ननद है, तेरा देवर है, तेरा पति है, उनसे पूछ। बच्चे जो कहेंगे मैं तो वही खा लूंगी, मुझे ये सब सोचना नहीं आता। जी मम्मी जी। शिल्पा सबसे पहले अब अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसे उसकी फरमाइश पूछती है। पुलाव और दाल तड़का, और तड़के में घी की स्मेल आनी चाहिए, ऐसी कि मजा आ जाए। हाँ। शिल्पा अपनी ननद की बात एक नोटपैड में लिख लेती है और फिर जाती है अपने देवर के पास। तड़का और राइस तो बन ही रहा है, अब दम आलू बना लो भाभी और रोटियां सेक लेना, बस हो जाएगा। और तुम्हारे भैया, उनसे कैसे पूछूं, वो तो फोन ही नहीं उठा रहे। हो तो ऑफिस में कभी फोन उठाते ही नहीं। यही बना दो भाभी, इसी में भैया खुश हो जाएंगे। और दोपहर से ही शिल्पा रात के डिनर की तैयारी करने में लग जाती है। सभी की बताए डिशेस का एक मेनू तैयार करके बिल्कुल वैसा ही खाना शिल्पा बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है, जिसे सभी चाव से खाने लगते हैं। सभी की आंखों में चमक देखकर शिल्पा बस खुश हो ही रही थी कि उसका ससुर कहता है, इतना सब कुछ किया है बहू, तो गुलाब जामुन भी रख देते। हाँ तो काम तो अच्छा करती है, पर काम करने के बाद ना सब किए कराए पर पानी फेर देती है। मैंने तुझे कहा था ना बहू कि बच्चों की पसंद का खाना बना लेना, और तूने वही किया। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू खुद का दिमाग भी नहीं चलाएगी। मतलब मैं जो कहूंगी बस उतना ही करेगी तू। सॉरी मम्मी जी, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। और नोट पैड पर शिल्पा ये मेंशन कर देती है कि खाने के बाद गुलाब जामुन कंपलसरी है। अगले दिन सुबह सुबह सुषमा अपनी बहू से रसोई में आकर कहती है, देख बहू, रोज तू हमें जो भी सुखाबासी देती है खाना हम खा लेते हैं, पर आज ना मेरी सहेलियां आने वाली है, उनके सामने मेरी इंसल्ट मत करवा देना। आप बता दीजिए ना मुझे क्या क्या बनाना है मम्मी जी। स्टार्टर्स चला देना, बेबी कॉर्न और पनीर चिली ड्राई। मेन कोर्स में राइस और पीली दाल, रोटी, 2 सब्जी और मीठे में हलवा। बस बहुत हो गया। पर इतना सब बनाने के बाद मुझे दोपहर का खाना बनाने का वक्त नहीं मिलेगा मम्मी जी। तो बाकी सब क्या खाएंगे उनसे पूछ ले, हैं? मिला जुला करके परोस देना। शिल्पा इस बार कोई भूल नहीं करती और घर के एक एक मेंबर से मेनू डिस्कस करती है। हाँ भाभी, इतना काफी है, मैं तो यही खा लूंगी, मेरे लिए कुछ अलग से मत बनाना। मुझे भी चल जाएगा भाभी। पापा जी, आपके लिए कुछ स्पेशल? अरे नहीं नहीं बहू, इतना कुछ बना रही है तो मैं वही खा लूंगा। सभी से कंफर्मेशन लेने के बाद शिल्पा पूरा खाना 4 घंटे लगाकर तैयार करती है और जैसे ही सुषमा की सहेलियां आती हैं, शिल्पा स्टार्टर सर्व करना शुरू करती है। ये बाहर से मंगवाया क्या बहू? नहीं नहीं आंटी जी, ये सब तो मैंने घर पर बनाया है, पर सुनकर अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। अरे जा, बाकी घर के मेंबर को भी सर्व कर दे। स्टार्टर तो सभी को पसंद आता है, जिससे शिल्पा बड़ी खुश होती है। पर अब बारी थी मेन कोर्स की। सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, जहां खाने को देखते ही सूरज खाने की प्लेट छोड़कर उठ जाता है। ये क्या बात हुई देवर जी? ये क्या है भाभी? मुझे नूडल्स खाने का मन था। पर मैंने आपको बताया था कि मैं खाने में क्या बना रही हूँ, तब तो आपने हामी भरी थी। वो 4 घंटे पहले की बात थी भाभी। यहाँ 1 मिनट में लोग मर जाते हैं, घंटे भर में शादियां टूट जाती है और लोग किसी और के प्यार तक में पड़ जाते हैं। और आप सोच रहे हैं कि 4 घंटे पहले डिसाइड हुआ मेनू मुझे अभी भी राज आएगा? बहुत तो सूरज ठीक कह रहा है, एक बार और कंफर्म कर लेती बहू। नहीं सुषमा जी, आपको नहीं लगता ये दाल काली दाल होती तो सही रहता? अरे ध्यान रखा कर बहू। ये लोग अच्छा खाना खाने के लायक ही नहीं है। बस अब बहुत हुआ।
अगली सुबह उठते ही रोज की तरह सभी अपनी अपनी फरमाइशें शिल्पा को सुनाना शुरू कर देते हैं, जिसे एक वेटर की तरह शिल्पा लिखती जाती है। पर किचन में जाकर न शिल्पा कढ़ाई चढ़ाती है न सब्जियां काटती है। बड़ी देर कर दी बहू, और कितनी देर? रसोई से शिल्पा हाथ में एक बॉल लेकर आती है और उसे सभी के बीच में रख देती है। इसमें है आप सभी की फरमाइश। इस छोटे से बॉल में? अरे क्या मजाक कर रही हो शिल्पा तुम? अरे आप एक बार ढक्कन तो हटाइए। निखिल जैसे ही बॉल का ढक्कन हटाता है तो देखता है कि अंदर एक निमंत्रण पत्र रखा हुआ है। ये तो किसी कीर्तन में 56 भोग के लिए आमंत्रण पत्र है। बिल्कुल सही समझे आप। निखिल जी, मैं दुनिया भर की कितनी भी डिशेस बना दूं, आप लोगों का मन नहीं भरता। मुझे पता है आप लोगों को मन की शांति अब 56 भोग ही दे सकती है, इसलिए आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया। अरे पर उस 56 भोग में नूडल्स होंगे क्या मम्मी? वही तो, आप लोगों का पेट तो 56 भूख से भी ना भरे। एक काम करो ना प्रिया, जाकर ये पता कर लो कि आसपास कहीं भोज का खाना, शादी ब्याह की पार्टी या कहीं भी गरीबों के लिए खाना वितरण हो रहा है क्या। इतनी सारी जगह पर जा जाकर शायद तुम लोगों का मन भर जाए, क्योंकि अब से इस घर में मैं खाना नहीं बनाने वाली। 2 दिन तो सभी बड़ी ऐठ में बैठे रहते हैं, पर 2 दिन बीतते ही सभी के होश ठिकाने आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि एक शिल्पा ही तो है जो उनकी इतनी खातिर करती है, वरना रेस्टोरेंट में खाना यानी एक दिन के खाने में 1/4 कमाई गवा देना। शिल्पा, जो समझ में आए बना लो, हम खा लेंगे। आ गए ना होश ठिकाने। सुच्ची सहेली से कहती है, सारा दिन बैठी रहती है, न जाने कौन सा मंत्र बड़बड़ाती रहती है। पता नहीं क्यों इनका हाथ पैर घर के काम के लिए ही नहीं चलता। इनकी बेटी की सास तो सारा दिन लगी रहती है, घर का सारा काम करती है, उनके बच्चे देखती है, पढ़ाती है और न जाने क्या क्या करती है। अरे होती है कुछ औरतें, बस इंतजार करती रहती है कि कब बहू आए और कब बिस्तरा पकड़ो। वैसे तेरे ससुर क्या करते रहते हैं, उसी से काम कराया करना। अरे अब क्या बताऊं, सारा दिन अखबार ही पढ़ते हैं, न जाने कौन सी PhD पूरी नहीं हुई है जो पूरा करके मानेंगे। वहीं कमरे में बैठे सुची के ससुर, सारा दिन कमरे में बैठे बैठे लगता है कि अब भगवान ही बुला ले। मन नहीं लगता, कमरे से बाहर निकल नहीं सकते, न खाने को कोई पूछता है न चाय को। पता नहीं कैसी बहू ले आया है समीर। सास जो मानसिक रूप से परेशान थी, रहने दीजिए, क्या कर सकते हैं, निकाल देगी तो कहाँ जाएंगे। अरे गांव चलकर रहेंगे, वहां तुम भी खुश रहोगी। अरे कम से कम सम्मान से तो जिएंगे। तभी सुच्ची की आवाज आती है, समीर चाय बना लो अपने मम्मी पापा के लिए, नौकरानी नहीं बनाएगी, उसके पास और भी काम है। चलो मैं शाम की चाय बना लाती हूँ। सास किचन में जाती है तो वो 4 बर्तन है ना माँ जी, मांज लीजिएगा, और ये कल की चावल है, तल कर खा लेना दोनों। हाँ बहू, वो तो हम खा लेंगे, लेकिन ये ताजे चावल बने तो हैं। वो मेरे लिए और इनके लिए हैं। नौकरानी को भी बासी चावल अच्छे नहीं लगते, आप वो खा लीजिएगा, ठीक है। सीधी सी सास बेचारी क्या कहती, लेकिन ससुर को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। अरे क्यों खा ले हम पुराने चावल, क्यों बासी खाना हम लोगों के लिए और ताजा तुम्हारे लिए हैं? यह बोल कर लाए थे क्या गांव से यहाँ? जब पैसों की जरूरत थी तब तो बड़ा पापा जी करती थी। अरे चुप हो जाइए, जाने दीजिए, कुछ मत बोलिए, चलिए कमरे में। शाम को बेटा आता है तो बहू उस पर टूट पड़ती है, जितना करो तुम्हारे माँ बाप के लिए उतना ही सर पर चढ़ रहे हैं। अरे कमला को कह रहे हैं बासी चावल खाने को, पता है ना नौकरानी चली गई तो कौन काम करेगा। अरे मेरे बस की नहीं है काम करना। अरे मैं खा लूंगा यार बासी चावल। ये क्या छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं ये लोग, घर की शांति की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। बेटे की बात सुनकर पिता को दुख होता है, वो घर छोड़कर चला जाता है। रास्ते में उसे कार से आती बेटी मिल जाती है। क्या बात है पापा, कहाँ जा रहे हैं? बेटा जरा वो मैं। बेटी को पिता के आंख के आंसू दिख जाते हैं, वो उन्हें कार में बिठाकर घर ले जाती है। रास्ते में पिता बेटी को सारी बात बता देते हैं। बेटी का मन तो करता है कि वो घर जाकर भाभी को अच्छे से सुना दे, लेकिन पिता मना कर देते हैं। पिता वापस घर आ जाते हैं। उधर बेटी से रहा नहीं जाता और वो सास के साथ अपने मायके आ जाती है।
अरे आइए आइए आंटी जी, भगवान सबको आपके जैसी सास दे। मैं तो कहती हूँ मिनी बड़ी भाग्यशाली है जिसे आपके जैसी सास मिली। सुच्ची के सास ससुर भी आते हैं। बेटी की सास का सभी स्वागत करते हैं कि अरे वो मेरे घुटनों में दर्द था तो बहुत जिद करके ले आई। हाँ वो पता है ना मिन्नी को कि आप बीमार हो गई तो घर का काम कौन करेगा। आप तो पूरा घर संभाल लेती हैं। ऐसी सास होना बहुत ही किस्मत की बात है। शुक्रिया बेटा। मिन्नी का तो मन करता है कि वो भाभी को अच्छे से सुना दे, लेकिन कुछ नहीं कहती। सास के सामने वो कोई तमाशा करना ठीक नहीं समझती। अरे मिन्नी, घर पर तो सास सारा काम करती है, कम से कम मायके में ही कुछ कर दिया कर। क्यों भाई, तुम लोगों के घर आए हैं और लड़की मायके में भी काम करेगी, ये तो ठीक नहीं है। बैठ मिन्नी बहू, मायके आई है तो भाभी चाय बनाएगी। जाओ सुच्ची चाय लेकर आओ। ओहो, सुच्ची को पहली बार किसी ने ऑर्डर दिया था। सुच्ची बड़बड़ करती किचन में जाती है और चाय बनाकर ले आती है। लेकिन उन लोगों के जाने के बाद, देख रहे हैं आप लोग, आपकी बेटी जो ससुराल में कुछ नहीं करती, सारा दिन पड़ी रहती है, उसकी सास भी उसकी बुराई नहीं करती। लेकिन आप, जिनके लिए मैं सारा दिन लगी रहती हूँ, हर जगह जा जाकर मेरी बुराई करते हैं। शर्म आनी चाहिए। हम कहाँ कुछ बोलते हैं। इतना ही डर है तो अच्छे से रहा करो ना। सुबह उठकर इस घर में कोई नहीं है जो एक कप चाय पूछे। सास खाना बनाए तो हम दोनों खा लेते हैं, नहीं तो रहते भूखे। नौकरानी सबका खाना बनाती है तो हम लोगों का क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि वो मेरे लिए है, मुझे आराम देने के लिए। आप लोगों से लड़ लड़कर मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। ससुर बेचारे क्या बोलते हैं, कहते हैं ना, बेशर्मों के तो मुंह नहीं लगना चाहिए। न जाने क्या मोती दान किया था बेटी को, जो ऐसी सास मिली जो पूरा घर का काम करती है। यहाँ इन लोगों से तो हिला भी नहीं जाता। बहू बोले जा रही थी, सास चुपचाप किचन में जाकर काम करने लगती है कि उसके हाथ से एक कांच की प्लेट गिर जाती है। बस फिर क्या था, बहू उनको इतनी खरी खोटी सुनाती है कि बेचारे कमरे में ही बंद हो जाते हैं। उन लोगों को अब बहू से डर लगने लगता है। फिर एक रोज मिन्नी कहती है, माँ पापा, बेटे का जन्मदिन है। वैसे तो मना नहीं रहे, लेकिन फिर भी घर के लोगों को बुलाया है, आप भी आइएगा। सुच्ची भी ननद के घर जाती है, जहाँ खाने के टेबल पर, वाह आंटी जी, कितनी अच्छी सब्जी, रायता, सलाद, किसने बनाया है ये सब? मैंने सब्जी बनाई है, रायता मिन्नी ने। देखा देखा, सारा खाना सास ने बनाया है और एक आप हैं। सुच्ची सास को ताने देती है, जिसे मिन्नी की सास सुन लेती है। मिन्नी को तो मैंने साफ बोल दिया है, रोटी पराठा मुझसे नहीं बनता। वैसे भी मेरी बहू तो लाखों में एक है, मुझे कुछ भी होता है तो परेशान हो जाती है। सुबह की चाय से लेकर खाने पीने और घर में क्या खर्च होगा, किसे कहाँ खर्चा देना है, सारी इजाजत मुझसे ली जाती है। वैसे सुच्ची, मैं काम करती हूँ, लेकिन इस घर में मेरी इज्जत भी है। तो ये तो गिव एंड टेक का रिश्ता है, समझ रही हो ना? सुच्ची को अब समझ में आ जाता है कि उसकी मिन्नी की सास का इशारा किस और है। हाँ आंटी, ये तो हम लोगों के संस्कार है जो हमारे माता पिता ने दिए हैं, बड़ों की इज्जत और उनका सम्मान। सुच्ची, मुझे लगता है तुम्हें भी मिन्नी के घर रहकर उससे कुछ सीखना चाहिए। सुच्ची को पति की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्या करती। शांति से खाना खाकर घर आ जाती है, पर उसका व्यवहार वैसा का वैसा ही रहता है, क्योंकि कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही रहती है। अरे कामिनी, जल्दी आओ, तुम सोच भी नहीं सकती, आज इतनी बड़ी खबर लेकर आया हूँ। बड़ी खबर? क्या खबर है, बताओ ना। जिस दिन के लिए मैंने इतनी मेहनत की है ना, आज वो सपना सच होने जा रहा है। मेरी कंपनी मुझे लंदन भेजने के लिए तैयार हो गई है। ओह माय गॉड विकास, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो बहुत खुशी की बात है। आई थिंक हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। पति के विदेश जाने का रास्ता साफ होते ही जैसे कामिनी के भी पैर खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। विकास, एक बार गांव में माँ बाबू जी को फोन कर दो ना, उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना, तुम्हारी लाइफ का इतना बड़ा दिन है। देखो कामिनी, वैसे तो कंपनी मुझे 3 सालों के लिए भेजना चाहती थी, लेकिन मेरा इरादा विदेश में ही सेटल होने का है। 3 साल के बाद मैं अपना रिक्रूटमेंट लंदन वाले ऑफिस में ही करवा लूँगा। मैं सोच रहा हूँ माँ बाबूजी अकेले यहाँ क्या करेंगे, बात कर लेता हूँ, उनको भी अपने साथ ही ले चलते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, तुम उनके इकलौते बेटे हो। अगर तुम ही विदेश चले जाओगे तो वो यहाँ अकेले रहकर करेंगे भी क्या?
तुम ऐसा करो, फोन करके उन्हें पहले बता तो दो। पत्नी की बात सुनकर विकास अपने पिता को फोन मिलाता है। नमस्ते बाबूजी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ, तुम दोनों कैसे हो? तुम्हारी और बहू की नौकरी कैसे चल रही है? मेरी नौकरी बहुत अच्छी चल रही है बाबूजी। आज आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। अच्छा, क्या खुशखबरी है बेटा? बाबूजी, मुझे कंपनी विदेश भेज रही है। मैं और आपकी बहू अगले महीने लंदन जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। हमारी तो यही दुआ है कि तुम खूब तरक्की करो, आगे बढ़ो। माता पिता को इससे और ज्यादा क्या चाहिए? बाबूजी, मैं अकेला तरक्की नहीं करूंगा। अब बस बहुत रह लिया आपने अकेले गांव में। आप और माँ भी मेरे साथ ही चल रहे हैं। अब जब मैं ही यहाँ नहीं रहूंगा तो आप अकेले गांव में रहकर करेंगे क्या? मेरे साथ लंदन चलिए, वहां पर सुकून की जिंदगी बिताइए। आखिर क्या रखा है इस गांव में? अरे नहीं बेटा नहीं, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, हमेशा यही चाहा कि तुम आगे बढ़ो और तरक्की करो, लेकिन मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैं तो अपने गांव में ही ठीक हूँ। अरे बाबूजी, अब जिद छोड़ दीजिए ना। मुझे समझ में नहीं आता आखिर अपना गांव आप क्यों नहीं छोड़ना चाहते? अरे बेटा, ऐसे ही सब गांव छोड़कर चले जाएंगे तो गांव का भला कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं गांव में रहकर ही यहाँ की समस्याओं पर काम करूँगा। अरे बाबूजी, छोड़िए ना, आपको क्या जरूरत पड़ी? आपने जीवन भर इतनी मेहनत की है। अब आपका बेटा और बहू अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हमें इतना सुनहरा अवसर मिला है कि हम विदेश के अच्छे माहौल में जाकर अपना जीवन बेहतर बनाएं। फिर आप इस गांव में रहकर अपना बाकी का जीवन खराब क्यों करना चाहते हैं? नहीं बेटा नहीं, ये तो अपनी अपनी समझ की बात है। तुम्हें गांव को छोड़े एक लंबा वक्त गुजर गया है, इसलिए शायद गांव की तरफ मुड़कर देखना तुम्हें समय की बर्बादी लग सकता है, लेकिन ये मेरा गांव है, मैंने यहीं जन्म लिया है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तुम खुशी खुशी लंदन जाओ, मेरा और तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फोन रखने के बाद मुझे समझ में नहीं आता बाबूजी को उस गांव से इतना लगाव क्यों है। अरे जब मेरी बेंगलुरु में नौकरी लगी तभी मैंने बाबूजी से कहा था कि अब गांव छोड़कर मेरे पास आकर आराम से अपनी जिंदगी बिताए, लेकिन वो तो अपने गांव से हिलने को तैयार ही नहीं। तब तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद वो अपने दोस्तों के बीच में अच्छा महसूस करते होंगे, इसलिए मैंने ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं की। लेकिन कामिनी, अब तो मैं हमेशा के लिए विदेश जाने वाला हूँ। आज भी बाबूजी को मुझसे ज्यादा अपना गांव ही प्यारा है। उन्होंने हमारे साथ जाने के लिए मना कर दिया। तुम अपना मूड खराब मत करो विकास। बाबूजी की जैसी इच्छा है तुम्हें उसे खुशी खुशी मान लेना चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं, लंदन जाने से पहले कुछ दिन के लिए गांव चलते हैं। तुम भी कुछ समय माँ बाबूजी के साथ बिताओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। हम गांव चलते हैं, कुछ दिन माँ बाबूजी के साथ बिता लेते हैं, क्योंकि वो तो शहर आने से रहे। इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए हम लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। तुम भी अपने लिए वहीं पर कोई जॉब ढूंढ लेना। पूरी प्लानिंग बनाने के बाद कामिनी और विकास गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचकर अरे बाबूजी, ये कैसी हालत हो गई है गांव की? पहले तो इतनी बुरी कंडीशन नहीं थी जितनी अब दिखाई दे रही है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें इतनी खराब है कि इस पर गाड़ी चला पाना ही मुश्किल हो रहा था। गांव की हालत इतनी बुरी क्यों है? अब तो आ गया है ना बेटा, सब अपनी आंखों से ही देख लेना। अरे अभी क्या गांव की बातें लेकर बैठ गया। चल तू बैठ, मैं तेरी माँ से कहकर चाय नाश्ता लगवाता हूँ। लंबा सफ़र करके आए हो दोनों, थक गए होंगे। हाँ बाबूजी, थकान तो बहुत हो गई है। पहले हम नहा धो लेते हैं, थोड़ी थकान उतर जाए उसके बाद चाय पी लेंगे। लेकिन बेटा इस समय तो पानी नहीं आ रहा होगा, तुम नहाओगी कैसे? पानी तो सुबह ही आता है। अरे माँ, पानी की टंकी लगवाई तो थी, आप लोग उसको भरकर नहीं रखते हो क्या? टंकी भरने के लिए पानी में प्रेशर भी होना चाहिए ना बेटा। सप्लाई का पानी इतना धीरे धीरे आता है कि उसे किसी तरह अपने काम चलाने लायक पानी भर पाते हैं। छत तक पानी चढ़ ही नहीं पाता। अरे बाबूजी, तो सप्लाई के पानी में इतनी प्रॉब्लम है, आपको बताना चाहिए था ना, आंगन में बोरिंग करवा देते। कोई फायदा नहीं बेटा, यहाँ का ग्राउंड वाटर पीने लायक नहीं है। 1-2 जगह बोरिंग हुई है, हर जगह केमिकल वाला पानी ही निकलता है। माँ की बात सुनकर विकास के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई थी। तब तो बड़ी समस्या की बात है बाबूजी। अपने सरकारी दफ्तर में शिकायत दर्ज नहीं कराई
कि आपके यहाँ पानी की इतनी समस्या हो रही है? अरे बेटा, शिकायत तो दर्ज कराई, लेकिन इतनी जल्दी सुनवाई कहाँ हो रही है। और हम बूढ़े लोगों की सुनता ही कौन है। अरे बाबूजी, तो ये सब काम तो जवान लोगों को करना चाहिए ना। गांव में रहने वाले जवान लोगों को कोई समस्या नहीं हो रही है, उनको भाग दौड़ करनी चाहिए। सरकारी दफ्तर में लिखित में शिकायत लिख कर दे तो कार्यवाही क्यों नहीं होगी? बेटा, इस गांव में कोई भी जवान रहता ही कहाँ है। पूरे गांव में ले देकर सब अधेड़ उम्र के बूढ़े या बच्चे ही हैं। और अब हम बुजुर्ग की समस्याओं पर किसी का ध्यान ही नहीं है। ऊपर से बेटा, गांव में पढ़े लिखे लोग ही कितने हैं, उन्हें तो अपने हक और अधिकार के बारे में कुछ पता ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? गांव के जवान लोग कहाँ चले गए? ऐसा कैसे हो सकता है कि गांव में सिर्फ बूढ़े रहते हैं? अरे बेटा, गांव में कोई भी नौजवान नहीं है। जैसे तुझे पढ़ने के लिए हमने बाहर भेज दिया था, उसी तरह गांव के सभी परिवार अपनी जमीन जायदाद गहना गिरवी रखकर अपने बच्चों को इस गांव के नर्क से निकालने के लिए बाहर भेज देते हैं। एक बार बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो उनकी अच्छी नौकरी लग जाती है और वो देश विदेश में अपना नाम कमाने लगते हैं। बेटा, सच्चाई तो यही है ना, जो एक बार गांव से बाहर निकल जाता है वो कभी गांव की ओर मुड़कर नहीं देखता। इसी तरह एक एक करके गांव से नौजवान गायब होने लगे। अब ले देकर गांव में या तो छोटे बच्चे दिखाई देते हैं या फिर हमारे जैसे बूढ़े। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बाबूजी कि गांव में कोई नौजवान बचा ही ना हो? अरे कोई तो होगा जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा होगा या जो शहर नौकरी या पढ़ाई करने ना गया हो। यहाँ जो थोड़ी बहुत खेती की जमीन थी वो भी धीरे धीरे फैक्ट्री के केमिकल के असर से बंजर हो गई। अब ना यहाँ पानी पीने लायक है, ना जमीन खेती करने लायक, ना कोई फैक्ट्री है, ना रोजगार है। बच्चे यहाँ रहकर करे भी तो क्या करे। इसलिए माँ बाप किसी तरह पैसों का इंतजाम करके बच्चों को बाहर भेज देते हैं कि कम से कम उनका जीवन तो संवर जाए। पढ़ ना सके तो मजदूरी ही कर ले, कम से कम 2 रोटी का इंतजाम तो होगा। अरे बाबूजी, जब इतनी समस्या है यहाँ पर तो आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं तो आपसे कह कह कर थक गया, लेकिन आप टस से मस होने का नाम नहीं लेते। अरे ऐसा क्या है यहाँ जिसे छोड़कर आप यहाँ से जाना नहीं चाहते? ना पीने को साफ पानी है, ना साफ सफाई है, ना साफ हवा है। सांस भी लो तो कूड़े की बदबू से दिमाग सड़ रहा है। कैसे रहते हैं आप यहाँ पर? बेटा, साफ सुथरा घर तो सभी को पसंद होता है, लेकिन घर की सफाई करने में हाथ मैले कोई नहीं करना चाहता। गांव तरक्की करे, गांव की समस्याएं खत्म हो जाए, गांव के नौजवान अपना घर छोड़कर बाहर ना जाए, ये तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास कोई नहीं करना चाहता। हमारे जैसे चंद पढ़े लिखे लोग तो अपनी और अपने परिवार की भलाई सोचकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और फिर कभी लौट कर गाँव की तरफ नहीं देखते। पीछे रह जाते हैं वो अनपढ़ गंवार और बूढ़े लोग जिनके शरीर और दिमाग में अब ताकत ही नहीं बची। मैंने सोच लिया है बेटा, मैं अपना बाकी का जीवन इस गांव की दशा सुधारने में लगाऊंगा। शायद सारी समस्याएं ना भी सुलझा पाऊं, लेकिन किसी 1-2 समस्या का भी हल कर पाया तो मैं समझूंगा कि मैंने इस गांव की मिट्टी का कर्ज उतार दिया। बाबूजी की बात सुनने के बाद विकास गहरी सोच में पड़ गया था। कामिनी, ठीक ही तो कह रहे हैं बाबूजी। हम सब कितने स्वार्थी होते हैं ना। जब गांव से शहर पढ़ने के लिए निकलते हैं तो वादा करके घर से निकलते हैं कि एक दिन पढ़ लिख कर अपने परिवार और गांव की स्थिति सुधारेंगे। लेकिन एक बार जब यहाँ से निकलकर खुली हवा में पहुँचते हैं तो गांव, घर, परिवार, मिट्टी सब भूल जाते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं। मैं इतने सालों से शहर में नौकरी कर रहा हूँ, शायद मैं भी गांव और उसकी समस्याओं को भूल ही चुका था। कितना कठिन जीवन जी रहे हैं गांव के लोग। अगर एक एक करके हर सक्षम आदमी गांव छोड़कर चला जाएगा तब तो गांव की स्थिति में कभी सुधार आएगा ही नहीं। किसी को तो इस गांव की सुध लेनी ही पड़ेगी ना। क्या कर सकते हैं विकास? बाबूजी की बातें सुनकर दुख तो मुझे भी बहुत हुआ है, लेकिन जैसे गांव के हालात है ना, यहाँ रह पाने के बारे में सोचना ही मुझे असंभव लग रहा है। ऐसे माहौल में कोई कैसे रह सकता है? हमारे पास ऑप्शन है कामिनी। हम आज नहीं तो कल बड़े आराम से यहाँ से निकलकर बेंगलुरु, दिल्ली, यहाँ तक कि लंदन भी जा सकते हैं। लेकिन उन गांव के लोगों के बारे में सोचो ना, जिनके पास ना तो पैसे हैं,
ना ही साधन कि वो अपना घर छोड़कर 2 दिन के लिए भी कहीं बाहर जा सके। वो तो इस गंदगी, बदबू और कूड़े के ढेर के साथ रहने के लिए मजबूर है। उनके दिल पर क्या बीतती होगी। तुम कुछ सोच रहे हो क्या विकास? हाँ, मैंने सोचा है कि मैं अपना लंदन जाने का प्लान कैंसिल कर दूं। लंदन जाकर मेरा काम संभालने वाले कंपनी को बहुत मिल जाएंगे कामिनी, लेकिन गांव में रहकर गांव वालों की समस्या सुलझाने वाला शायद यहाँ पर कोई भी नहीं है। किसी को तो पहल करनी होगी ना। और माँ ने बिल्कुल सही कहा, हम सब सफाई पसंद करते हैं, लेकिन सफाई में अपने हाथ काले करना कोई नहीं चाहता। किसी को तो जिम्मा उठाना ही पड़ेगा ना। अगर 60 साल की उम्र में बाबूजी हिम्मत कर सकते हैं, इस गांव की तकदीर बदलने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनका 30 साल का बेटा पीछे कैसे रह सकता है। इस गांव को हमारी जरूरत है कामिनी। आज हमारे पास पैसा है, अनुभव है, अच्छी डिग्री है। हमें उसका इस्तेमाल गांव का भविष्य बदलने में करना चाहिए। तो एग्जैक्टली तुम क्या करने वाले हो? सबसे पहले गांव में घूमकर गांव के लोगों की कंडीशन जानेंगे। उसके बाद सरकार को एक लेटर लिखेंगे और पूरे गांव के लोगों से उस पर साइन करवाएंगे, ताकि ये जो गंदगी के ढेर लगे ना जगह जगह, उससे गांव के लोगों को छुटकारा मिल सके। नगर निगम के ऑफिस में जाकर पानी की समस्या के लिए चिट्ठी लिखूंगा और ये केमिकल फैक्ट्री को गांव के बॉर्डर से दूर हटवाऊंगा। केमिकल फैक्ट्री की वजह से यह गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बहुत मुश्किल होगा ये सब। तुम्हें पता है ना, सरकारी अफसर भी इतनी आसानी से किसी की बात नहीं सुनते। मुझे पता है कामिनी, 2-4 दिन में होने वाला काम नहीं है ये। एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन हम लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। एक एक करके इस गांव की सारी समस्याओं का समाधान निकालना है हमें। खेती की आस छोड़ चुके गांव के किसानों को वापस से खेती से जोड़ना है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम चाहो तो शहर जाकर अपनी नौकरी कंटिन्यू कर सकती हो। मैंने इस गांव में जन्म लिया था। कुछ कर्ज है इस मिट्टी का जो मुझे चुकाना है, लेकिन तुम्हारे साथ कोई बाध्यता नहीं है। अगर तुम जाओगी तो मुझे बुरा भी नहीं लगेगा। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम्हें अकेला छोड़कर मैं शहर जाकर नौकरी करूंगी? अरे सारा पुण्य अकेले कमाना चाहते हो क्या? वैसे भी विकास बाबू, ये जंग इतनी आसान नहीं है कि आप अकेले लड़की जीत जाओ। आपको मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए मैं यहीं रुक रही हूँ, कहीं नहीं जा रही। एक बार और सोच लो कामिनी। सोच लिया बाबा, जब तुम लड़ने के लिए तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। अब जो होगा देखा जाएगा। कामिनी गांव में घर घर घूमते हुए, काकी, ये छोटे छोटे जो बच्चे घूम रहे हैं कौन है? मेरे पोता पोती हैं। तो उनके मम्मी पापा कहाँ हैं? उन्हें बुलाइए। बेटा वो तो यहाँ नहीं रहते, पढ़े लिखे नहीं थे तो शहर में जाकर मजदूरी करते हैं। जो पैसा मिलता है वो घर बेचते हैं, उससे हमारा खर्चा चलता है। अच्छा काकी, आप नहीं चाहती कि आपके बच्चे आकर यहाँ गांव में वापस रहें? नहीं चाहती तो हूँ। मेरा बेटा बहुत जल्दी से पैसा जमा कर ले ताकि शहर में अच्छा सा मकान खरीद ले और हम सब भी उनके पास जाकर सुख से रहे। अरे क्या है इस गांव में जो मैं चाहूँगी कि बेटा आकर इस गांव में रहे? पीने को साफ पानी तक नहीं मिल रहा। और अगर आपको साफ पानी, खाना, रोजगार सब गांव में मिलने लगे तो क्या तभी आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटा बहू आपके पास रहे? अपने बेटे का मुंह देखे हुए 1 साल बीत जाता है। साल भर में 1 दिन या 2 दिन के लिए बेटा घर आता है। कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि वो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने रखे? लेकिन क्या करे बेटा, ये सब बात जो तूने बताई ना, वो हमारे लिए सपने की तरह हो गई है। अब इस जन्म में तो इस गांव से कोई उम्मीद ना है हमें। काकी, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। हम है ना, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ आपके लिए नहीं, इस पूरे गांव के लिए। मैं और मेरे पति विकास, हम दोनों मिलकर गांव के लिए काम करेंगे। आप लोगों की जितनी भी समस्या है ना, सब सुलझाएंगे, चाहे जितना भी समय लगे, चाहे जितनी भी मुश्किल आए, लेकिन आप सबका जीवन हम बेहतर बनाकर रहेंगे। बस आपको इस कागज़ पर अपना अंगूठा लगाना है। ये चिट्ठी हम सरकारी दफ्तर में जाकर जमा करेंगे और इसमें हमने ये लिखा है कि आप सभी को गांव में कितनी समस्याएं हैं और सरकार उन समस्याओं की ओर ध्यान दे। आप इस कागज़ पर अंगूठा लगाएंगी ना काकी?
अरे कौन है बिटिया, क्यों अपनी जवान इस गांव में खराब कर रही है? पढ़ी लिखी लगती है, शहर में जाकर ढंग की नौकरी कर तो 4 पैसे मिलेंगे। गांव में घर घर घूमने से क्या मिलेगा तुझे? आपने ठीक पहचाना काकी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। इंजीनियरिंग की है मैंने और शहर में बहुत अच्छी नौकरी भी करती हूँ। लेकिन मैं इस गांव की परेशानियाँ खत्म करने के लिए काम करना चाहती हूँ। आप साथ देंगे ना हमारा? और काकी, अगर हर पढ़ा लिखा नौजवान शहर ही चला जाएगा तो गांव की किस्मत कैसे बदलेगी? कितनी अच्छी सोच है बेटा तेरी। अगर हर नौजवान ऐसे ही सोचने लगे तो कोई गांव, कस्बा, शहर पीछे ना रहे, सब तरक्की कर पाए। लेकिन आगे बढ़ने के बाद ना कोई पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। कामिनी और विकास मिलकर पूरे गांव को अपने साथ कर लेते हैं और मिलकर सरकारी अधिकारियों से मिलते हैं। विकास लघु उद्योग लगाने के लिए सरकार से लोन लेता है और गांव में ही एक छोटी सी फैक्ट्री लगा लेता है। गांव में फैक्ट्री खुलने से गांव के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और आसपास के शहरों में मेहनत मजदूरी करने गए हुए नौजवान अपने गांव की ओर लौट आते हैं। विकास और कामिनी की मेहनत रंग ला रही थी। 1 साल के अंदर ही उन्होंने गांव की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी थी। कूड़े के ढेर गायब हो चुके थे, घरों में साफ पानी आने लगा था। कामिनी और विकास की लगाई हुई फैक्ट्री में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल रहा था, जिससे धीरे धीरे गांव की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आना शुरू हो गया था। विकास और कामिनी को गांव की भलाई के लिए काम करते देख एक के बाद एक शहर में बस चुके गांव के पढ़े लिखे नौजवान वापस गांव आने लगे और गांव में छोटे छोटे रोजगार और फैक्ट्री शुरू करने लगे। अपने गांव को फलते फूलते देख विकास के दिल को जो सुकून मिल रहा था वो उसे पिछले 10 साल की नौकरी में कभी नहीं मिला था। तूने अपना फर्ज निभा दिया बेटा। अब चाहे तो तू लंदन जा सकता है। अपना घर छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा बाबूजी, क्योंकि सबके साथ में ही असली सुख है।